आदाब नाज़रीन, जी सलाम में इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़े नसार। वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान की नापाक गोली का शिकार हुए बाप बेटी। राजौरी में पाकिस्तान ने की सीज़फायर के खिलाफ वर्जी, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। वादी के कई हिस्सों में तलबा और सिक्योरिटी फोर्स में हुई झड़प। पथराव कर रहे तलबा पर पुलिस ने बरसाए आंसू गैस के गोले। पुलिस एहलकार समेत कई तलबा भी हुए जख्मी। 4 दिनों के अंदर हाजिज से अगवा की दूसरी वारदात। लश्कर के मिलिटेंटों ने किया बाप बेटे को अगवा। बाप ने दिया चकमा, लेकिन बेटा अभी भी मिलिटेंट के चुंगल में। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने गौहर के एहलखाना से की मुलाकात। मौत पर किया रंजो गम का इजहार। कंगन तसादुम में मारा गया था गौहर अहमद। और अमरनाथ भूमि आंदोलन में एनएन वोहरा की हिदायत। कहा दर्ज हुए मामले किए जाए वापस। 24 अप्रैल तक मामले की रिपोर्ट की तलब। और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। 4 दिनों के बाद श्रीनगर में मामूलात जिंदगी पटरी पर लौटती दिखी, लेकिन दोपहर होते होते हालात फिर कशीदा हो गए, खासकर उन इलाकों में जहां कॉलेजेस वगैरह थे। अमर सिंह, एसपी बिमिना और इस्लामिया कॉलेज के तलबा सड़कों पर उतर आए और मुजाहरा करने लगे। बाज़ जगहों से पथराव की भी खबर है। तलबा ने कई जगह निजी और सरकारी मिल्कियत को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद आसपास के इलाके दोबारा बंद हो गए। तलबा जब रोड पर तोड़फोड़ मचा रहे थे, उस वक्त जी सलाम की टीम मौके पर ही मौजूद थी। हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने। एक आखिरी सवाल मैम आपका होगा कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आज खुले और जिस तरह से तलबा ने एहतजाज किया, क्या गवर्नमेंट को कॉलेज स्कूल वगैरह खोलने में उजलत का फैसला तो नहीं था? मुझे लगता है था, क्योंकि अभी तो जख्म हरे हैं, अभी तो खून बह ही रहा है। इसलिए उन्होंने जो लोगों में जो गुस्सा है, जो गम है, उन्होंने बच्चों ने वो। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और चंद अहम इशूज़ के साथ हमारे साथ बात करने के लिए रियासत के साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी ताज मोहद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। ताज साहब, पहला मुद्दा होगा कि आज स्कूल खुले, कॉलेज खुले और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पेल्टिंग हुई बाहर, एहतजाज बहुत ज़्यादा किया स्टूडेंट्स ने। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारा शुरू से ख्याल था कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो हैंडल नहीं कर रही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एग्रेसिव एटीट्यूड अपनाया, वो जबरदस्ती से कोई काम नहीं होता, और यही वजह है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की जो नाराबाजी थी वो बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं थी। वो नेशनल इश्यूज को लेकर बात कर रहे थे कि एड्रेस क्यों नहीं कर पाए इशू को अभी तक। वो किससे करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किन की है? बीजेपी की। तो फिर मेरे सवाल, आपके टाइम में भी हुआ, उस वक्त बीजेपी नहीं था, उस वक्त भी यही सिचुएशन था। हुआ, वी हैंडल्ड इट। हमसे गलती हुई 2010 में, मगर उसके बाद हमने जो कंट्रोल किया, 4 साल तक कुछ नहीं हुआ। ये भी तो आप बोलिए। जी जी। यहाँ तो रुकता ही नहीं है। अब 2.5 साल, ये करीबन 3.5 साल होने लगे। अभी अमर सिंह कॉलेज के तलबा जो ही कॉलेज में पहुंच गए, उसके बाद एहतजाज शुरू हुआ और पूरा दिन जो था वो घंटों तक, मरहलों तक पथराव का सिलसिला जो जारी था। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो खास फारूक आपको गाड़ी दिखाएगा कि ये जो गाड़ी है, इसमें पूरी तरह से गाड़ी जो है सेफ है ताकि पत्थर जो है अंदर ना लगे। लेकिन इस गाड़ी से कोशिश की जाती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो आगे बढ़े। आप देख सकते हैं कि ये अमर सिंह कॉलेज का जो बाहर का एरिया है, जहाँ पर तलबा ने आज प्रोटेस्ट किया और पूरे दिन जो बाहर के सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए थे उनको तोड़ डाला। और उसके बाद स्टेडियम के बोर्ड वगैरह जो थे, और पास में जो छोटा सा बैंकर में है जिसमें कोई सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार नहीं था, उसको वहां से खाली कराया गया था, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया। आप देख सकते हैं कि आपको ग्राउंड लेवल पर दिखाते हैं कि कितना मुश्किल होता है इन हालात में काम करना। और जब हम इस एरिया में पहुंच जाते हैं
जहां उस तरफ से अमर सिंह कॉलेज के उस तरफ से लड़कों की जो तादाद है, बड़ी तादाद है, वो पत्थर मारती हुई नजर आती है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से ये जो गेट है, ये जो बैरिकेड लगा हुआ है, इसके आगे जाया जा सके ताकि उन लोगों को वहां से भगाया जा सकता। लेकिन इस सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। आज सुबह अमर सिंह कॉलेज, एसपी कॉलेज, बेमिना डिग्री कॉलेज और इसके अलावा इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर, जब ये खुलना शुरू हो गए और सरकार ने कोशिश की थी कि आज इनको यहाँ से स्कूल कॉलेज वगैरह जो है खुलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद कॉलेज में स्टूडेंट्स पहुँचने के बाद मंजर जो इस वक्त है ग्राउंड पे वो कदर मुख्तलिफ है कि पथराव का सिलसिला है और पुलिस कोशिश कर रही है कि इस बैरिकेड को तोड़कर वहाँ से आगे चला जाए। और पुलिस की कोशिश होगी कि कम से कम इन्होंने जितना रिस्ट्रेन किया आज सुबह से, कि कोशिश की गई कि जब पत्थर ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं तो पुलिस का जो जिप्सी है वो वापसी करता है और पीछे की तरफ भाग जाता है। ये भागम भाग जो है ये पूरा दिन चलता रहा। और इसमें आपको एक बार फिर देखें कि ये जो बच्चे हैं वहां से जो पथराव करते बच्चे हैं वो कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और जो पत्थर, ईंट और बाकी जो चीज़ें हैं वो साथ में उठाकर लाते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस या जम्मू कश्मीर पुलिस की जो नफरी है जो तैनात कर दी गई है, काफ़ी कोशिश की थी इन्होंने कि इस जगह से आगे जाया जा सके ताकि ये जो पथराव कर रहे बच्चे हैं इनको आगे भगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आगे का जो पोस्ट है जवाहर नगर का और इस तरफ हफ्चनार का जो चौक है, इससे आगे जो पत्थरबाज हैं, जो जवान आज कॉलेज गए थे, उन्होंने पत्थरबाजी सुबह से शुरू की थी। इससे आगे अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी। इन बच्चों ने आज सुबह न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स के लिए बड़ा चैलेंज पेश किया बल्कि आसपास के इलाके में है। आप देखते हैं कि एक और कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो किस तरह से टेयरशेल का भी इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने गोली का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, अभी तक पैलेट का इस्तेमाल नहीं किया। आप देख सकते हैं कि पत्थर, अब ये देखना होगा, ये काफी अहम मरहला होगा जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कि किस तरह से आपकी बार वो ये जो गेट है इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों तरफ से, वहां से भी सीआरपीएफ के जवान और इस तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि इन नौजवानों पर काबू किया जा सके। ये कॉलेज तलबा है जो अमर सिंह कॉलेज के बाहर एहतजाज कर रहे थे और आज सुबह से, अब देखिए ये जो फाइनल अटेम्प्ट है जम्मू कश्मीर पुलिस का, फाइनल अटेम्प्ट ये होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो आगे बढ़ने के लिए उन बच्चों को जो है अब उस एरिया में हम पहुंच गए हैं जहां पर अभी तक नहीं पहुंचा जा सकता था। ये काफी इंतहाई अहम जगह पर है और यहां पर आप देखेंगे कि अंदर से जो गेट है वो स्कूली तलबा ने बंद किया होगा। पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो पुलिस की जिप्सी है यहां तक पहुंचने में कामयाब होगी, जो कि काफी कठिन मरहला था जिसमें सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर बिलाकर इस गेट तक पहुंचे। गेट जो है वो अंदर से अगरचे बंद करने की कोशिश की गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस रोड को खोलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यह है मेन गेट जहां से आज बच्चों ने पत्थरबाजी वगैरह शुरू की थी और काफी देर तक जो पत्थरबाजी है वो चलती रही। बिलाकर पुलिस जो है वो कामयाब होगी उस जगह तक पहुंचने की, अमर सिंह कॉलेज के गेट के बाहर, जहां से तुलबा को अंदर खदेड़ने में जम्मू कश्मीर पुलिस कामयाब होगी। इसी तरह की सिचुएशन न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बल्कि बेमिना डिग्री कॉलेज में भी इसी तरह की सिचुएशन थी। एसपी कॉलेज से भी एहतजाज हुआ। इसके अलावा श्रीनगर के इंतहाई अहम तरीन कॉलेज इस्लामिया कॉलेज में भी इसी तरह बच्चों ने एहतजाज किया। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस आखिरी लम्हात में इन बच्चों को कब तक खदेड़ने में कामयाब हो जाएगी। जिस एरिया में हम खड़े थे यहाँ आज किसी पब्लिक मोमेंट चौकी कॉलेज वगैरह खुले थे, हड़ताल की कॉल नहीं थी, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट दुकानें वगैरह जो थी वो काफ़ी देर तक बंद रही। अशरफ वानी और फारूक वानी के साथ से तजम्मुल, जी मीडिया, अमर सिंह कॉलेज, श्रीनगर। आपको बता दें कि इंतजामिया ने जुमेरात से स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान किया था। जुमे से रेल सर्विस के भी बहाल होने की बात कही गई थी, लेकिन शोपिया और कुलगाम में स्कूल कॉलेज को आज भी बंद रखा गया। उधर तराल और पाल हलान में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प के बाद बाजार दोबारा बंद हो गए। तराल में अबघाट चौक और बस स्टैंड के करीब मुजाहिरीन ने पुलिस फोर्स की गाड़ियों पर पथराव किया, जबकि पाल हलान में मुजाहरे के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। कंगन में भी कशीदगी बरकरार है। सरकारी बसेस की सर्विस आज भी मुअत्तल रही। वहीं हंदवाड़ा में भी तलबा और पुलिस फोर्स के दरमियान झड़प हुई। 3 दिनों बाद कॉलेज पहुंचे तलबा अचानक सड़कों पर उतर आए और शोपिया और कंगन में हुए वाकयात के खिलाफ मुजाहरा करने लगे। मुजाहिरीन नौजवानों को काबू में करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स को खासी मेहनत करनी पड़ी। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने के साथ ही तलबा ने पुलिस फोर्स पर पथराव भी किया।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह के हालात आज दिन भर रहे, अभी क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है, ताजा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ है? देखिए शाजिया, जिस तरह से आज रियासती सरकार ने आनन फानन फैसला किया कि कुल मिलाकर इन हिलाकतों के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह जो है वो खोल दिए गए। उसके बाद आज सुबह शायद उम्मीद थी कि कॉलेजों और स्कूलों में मामूल का जो दर्स और तदरीस का जो काम है वो शुरू होगा, लेकिन इसी के साथ स्टूडेंट्स जो थे अमर सिंह कॉलेज, एसपी कॉलेज और बाकी आसपास के कॉलेजों में कॉलेज अहाते में जमा हुए। उसके बाद सड़कों पर नजर आए और फौरी तौर पर स्टूडेंट्स ने पथराव करना भी शुरू किया। ये मशक्कत पूरा दिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काफी मेहनत और मशक्कत भरा रहा, जिसके बाद आखिरी लम्हात में इस वक्त जो ताजा तरीन सूरत हाल है उसमें जो छात्र या स्टूडेंट्स जो हैं, तालीम याफ्ता बच्चे जो हैं वो अपने घरों की तरफ वापस जाने लगे, जिसके बाद डिप्लॉयमेंट जो है, जो नफरी बढ़ा दी गई थी आज श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कॉलेजों के आसपास, वो भी वापस पुलिस थानों में वापस चले गए। तो हालात जो है वो मामूल के मुताबिक वापस आ रहे हैं। इसी दौरान ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप ने आज JRL ने कल के लिए मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है और इसके साथ ही इकोनॉमिक अलायंस फेडरेशन ने भी कल के लिए मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है। कुल मिलाकर देखें तो जनूबी कश्मीर, साउथ कश्मीर यानी नॉर्थ कश्मीर और उसके बाद सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर और बाकी इलाकों में आज दिन सूरत हाल जो थी वो डिग्री कॉलेजों के बाहर। तजम्मुल, उम्मीद की जा रही थी कि आज कुछ बेहतर होगा, आज जो हालात हैं वो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन नहीं रहे। तो ऐसे में क्या कुछ कहा जा सकता है, एक अंदाजा आपसे लेना चाहेंगे, कब तक ऐसी सिचुएशन बनी रह सकती है? देखिए, सरकार ने एक चांस लिया था आज, जब हालात बहुत ज्यादा खराब थे। उन्होंने सोचा कि देर के कल जो मीटिंग मुनक्किद हुई उसके बाद सूबाई कमिश्नर बसीर अहमद खान ने यह हिदायत जारी की है कि कॉलेज वगैरह जो है वो खुले रहेंगे। जिसके बाद आज जो हालात बने रहे, मुझे लगता है कि उजलत में सरकार ने फैसला लिया और उम्मीद की जाती थी कि जुमा का दिन निकलने के बाद मामूल के हालात वापस आ सकते हैं, लेकिन सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था आज, क्योंकि किसी भी तरह की कोई एहतजाज की कॉल नहीं थी, हड़ताल की कॉल नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से तालिब इल्म ने आज पूरा दिन एहतजाज में गुजारा, इससे साफ तौर पर लगता है कि सरकार को ग्राउंड लेवल का और सिचुएशन का अंदाजा शायद बिल्कुल नहीं था, और जिस अंदाज से और जिस तेजी के साथ ये फैसला लिया था उस फैसले पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि नजरसानी करने की जरूरत थी, ताकि इस तरह के एहतजाजी मुजाहरों की नौबत सरकार को। तजम्मुल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कुपवाड़ा और बारामूला में भी यही सूरत हाल रही। जी हां, कुपवाड़ा में तलबा स्कूल कॉलेज से बाहर निकल आए और मेन मार्केट की तरफ बढ़ने की कोशिश की। बड़ी तादाद में निकले तलबा को रोकने के लिए पुलिस फोर्स को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। बोहीपुरा ब्रिज के पास पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। उधर बारामूला में तालिबात सड़कों पर उतर आई। विमेन पुलिस के दस्तों के साथ इनकी कहासुनी भी हुई। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। कई तालिबात के जख्मी होने की भी इत्तला है। और श्रीनगर से लगातार सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तजम्मुल, इस खबर पर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये इसी तरह की सिचुएशन थी जिस तरह से सूबाई कमिश्नर ने ऐलान किया था कि नॉर्थ कश्मीर में भी स्कूल जो है, कॉलेज वगैरह खुले रहेंगे। यहाँ पर भी असातिज़ा साहिबान, लेक्चरर्स वगैरह जब कॉलेज पहुंचना शुरू हो गए तो छोटी छोटी टोलियों में स्टूडेंट्स बट गए। उसके बाद अंदर कॉलेज के अहाते के अंदर मीटिंग करने के बाद सड़कों पे आए, जिसके बाद एहतजाज शुरू हो गया। यहाँ पर भी आज एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि पुलिस CRPF को वाज़िया हिदायत है कि कम से कम ताकत का इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह से आंसू गैस के कई गोले दागे गए, जिस तरह से इन स्टूडेंट्स को कंट्रोल में करने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन एक बात जरूर है कि कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा कहीं पर कमी दिख रही थी। जिस तरह से सिविल इंतजामिया और पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। क्या रिपोर्ट दी थी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स ने सूबाई कमिश्नर को कि क्या वाकई इस तरह के हालात है जिसमें स्टूडेंट्स या कॉलेज वगैरह। तजम्मुल, आज के हालात को देखते हुए अब आगे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्स की ओर से क्या कुछ किया जाएगा? अभी भी मीटिंग का सिलसिला जारी है। न सिर्फ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कश्मीर जोन बल्कि सूबाई कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, इनकी मीटिंगें जारी है कि आया वो कल, चूंकि JRL ने कल मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है, इकोनॉमिक अलायंस ने मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है और एहतजाज की अपील भी की है। तो मुझे लगता है सरकार देर सवेर कोई ऐसा फैसला करेगी जिसमें स्कूली बच्चे, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बच्चे रुख न कर पाए तो ज्यादा बेहतर वो होगा, क्योंकि इन हालात में हमने अमूमन देखा कि 2008, 12, 16 या 2018 के एहतजाज हों, अमूमन ऐसा किया जाता था जब इस तरह की सूरत हाल का
सामना रियासती इंतजामिया को करना पड़ता था और स्कूलों कॉलेजों में। लेकिन तजम्मुल, ऐसे हालात को देखते हुए जल्द से जल्द कदम उठाना जरूरी हो गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार ने इकदाम उठाए थे और पहले इंटरनेट सर्विस को ठप कर दिया, उसके बाद आज इंटरनेट सर्विस भी चलती रही, एहतजाज भी चलते रहे और भागम भाग भी पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में पूरा दिन चलता रहा। मुझे लगता है कि मुनज्जम पॉलिसी के तहत चलना होगा कि किस तरह से ऐसे हालात का मुकाबला किया जा सके। आपको याद होगा कि आज न सिर्फ वस्ती कश्मीर बल्कि कश्मीर के तकरीबन कई एक इलाकों में इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे हमने देखे और खवातीन के जुलूस भी देखे जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजों से बाहर आ रहे थे। मुझे लगता है कि सरकार को पुलिस के साथ और बाकी जो पॉलिसी मेकर्स है उनके साथ बैठना होगा और तय करना होगा कि क्या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुले रखकर एक चांस और लिया जाए या माजी से सीख हासिल करके कुछ दिनों तक ये इंस्टीट्यूशन बंद रखें ताकि सोमवार से जो हालात है मामूल पर आना शुरू हो जाएंगे तो इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। 4 दिनों के अंदर लश्कर ए तैयबा के दहशतगर्दों ने हाजिन से एक और शख्स को अगवा कर लिया। ये वाकया बुध की रात 11:15 बजे के करीब पेश आया। अहले खाना के मुताबिक दहशतगर्द अब्दुल गफ्फार भट्ट के घर में घुसे और गफ्फार और उसके बेटे मंजूर को अगवा कर लिया। दोनों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। गफ्फार किसी तरह दहशतगर्दों के चुंगल से बच निकले और मंजूर अभी भी दहशतगर्दों के कब्जे में है। मंजूर और दहशतगर्दों की तलाश में पुलिस की मुख्तलिफ टीमों को लगाया गया है। उधर जख्मी गफ्फार को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि बांदीपुरा जिले के इस इलाके से चंद रोज कबल ही दहशतगर्दों ने नसीर अहमद नामी एक शख्स का पहले अगवा किया और बाद में उसे कत्ल कर दिया था। दो लोग आए, हमारा गेट तोड़ दिया और अंदर आ गए। हमारे पापा और मम्मा सोए थे किचन में, तो उन्होंने उनको जगाया तो आ गए अंदर 2 लोग, लेकिन हमें पता नहीं कौन थे क्या थे। तो उन्होंने बोला कि भैया को ला के दो। भैया भी आ गए। अब उन्होंने लिया भैया को, फिर हमें पता नहीं, फिर अब तक हमारा भैया घर वापस नहीं आया। उधर वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने तसादुम के दौरान हलाक हुए नौजवान गौहर अहमद के अहले खाना से मुलाकात की। महबूबा ने तकरीबन आधा घंटे का वक्त सोगवार फैमिली के साथ गुजारा। वजीर आला ने गौहर की मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया और मुतासरा फैमिली को यकीन दिलाया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। वाज़ेह हो कि इस मामले में एक पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये वाकया हुआ है जिसमें अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल किया गया है। जिसने भी ये गलती की है, जिसने भी ये गुनाह किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसको सजा दी। तो वहीं कोकरनाग में हुए सड़क हादसे में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान निसार अहमद वानी की नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई। नमाज़े जनाजा में सीआरपीएफ जवानों और आला अफसरान के साथ कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और नम आंखों से शहीद की आखिरी रसूमात अदा की। आपको बता दें कि कल पत्थरबाजों ने जवान की गाड़ी पर हमला कर दिया था, जिसके चलते उनकी गाड़ी पलट गई और वो शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि बुध को अनंतनाग के कोकरनाथ में सीआरपीएफ के दोनों जवान पत्थरबाजों के हमले में शहीद हो गए थे। शहीद जवान नजीर अहमद वानी और फारूक अहमद मोटरसाइकिल पर सवार थे। इनकी गाड़ी दूसरी तरफ से आ रही सीआरपीएफ की 164वीं बटालियन की बख्तरबंद गाड़ी की चपेट में आ गई। दोनों इतनी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे कि अस्पताल पहुंचने से कबल ही इनकी मौत हो गई। पत्थरबाजों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ड्राइवर का गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहा और गाड़ी मोटरसाइकिल से टकरा गई। सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान रूप सिंह और पुलिस का जवान निसार अहमद, रईस अहमद भी शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। सरहद पर पाक की नापाक गोलाबारी का शिकार आज एक बाप बेटी हुए हैं। एलओसी के राजौरी में पाकिस्तान ने सीजफायर की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी शुरू कर दी, जिसका शिकार एक शख्स और उसकी बेटी हो गई। पुलिस के मुताबिक पाक ने राजौरी और नौशेरा के इलाकों में हिंदुस्तानी चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागा, जिसकी चपेट में एक शख्स भोला राम और उसकी बेटी संगीता आ गई, जिससे वो दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया
आया है। इससे पहले हुई सीजफायर में एक आर्मी का जवान शहीद हो गया था और 4 जवान जख्मी हो गए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजन वैद। राजन, ताज़ा जानकारी आपके पास क्या कुछ है? अभी उनकी हालत कैसी है? जी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से पिछले कई महीनों से जो है खासकर राजौरी और पुंछ के जो जिले हैं वहां पे निशाना बनाया गया है रिहायशी इलाकों को। वही आज भी देखने को मिला। जिस तरह से पिछले दिनों में एक जवान की शहादत हुई, उसके बाद आज फिर जो है पाकिस्तान की ओर से जो है सेना की चौकियों और खासकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना के जो है फायरिंग की गई और मोर्टार शेलिंग की गई, जिसके चलते एक बाप और एक जिसकी बेटी जो है जख्मी हालत में जख्मी हुई है और उनको जख्मी हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ही कई घरों को भी जो है नुकसान पहुंचा है। तो लगातार जो है पाकिस्तान जो इस तरह की हरकत करता आया है, तो हालांकि सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन अभी भी जो हालात हैं खासकर सरहदी इलाकों में वो तनाव पूर्ण बने हुए हैं और लोगों में एक तरह से एक डर बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान बिना उकसावे की फायरिंग किसी भी वक्त करता है और जिससे कि लोगों का जान माल का काफी जो है नुकसान हुआ है। ऐसे में दहशत ज़दा है लोग और हिदायत यही है उनको कि अपने घरों से बाहर ना निकला जाए और घरों के अंदर या कंक्रीट जी। राजन, पाकिस्तान लगातार सीजफायर की खिलाफ वर्जी करता रहा है। ऐसे में क्या जरूरत है एक सॉलिड सोल्यूशन की, क्योंकि वो बाज नहीं आ रहा है? कि देखिए दो बातें हैं इसमें। एक तो पाकिस्तान की मंशा यही होती है कि इस समय जो है घुसपैठ करवाई जाए। जिस तरह से जो ये रिपोर्ट्स भी हैं, कई जो मिलिटेंट लॉन्चिंग पैड्स हैं जो बॉर्डर के उस पार, वहां पे जो मिलिटेंट इस फिराक में होते हैं कि किसी तरह घुसपैठ की जाए और पाकिस्तानी सेना लगातार जो है जब जाहिर है कि वो उनको कवरिंग फायर देता है और तो उनको सपोर्ट करता है, जिसका खुलासा कई बार सेना ने भी किया है और कई बार जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारी हैं उन्होंने पहले भी किया है। तो ऐसे में दूसरी जो बात है इसमें अहम कि एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश भी है कि किसी तरह जो है भारत बातचीत की पहल करे, लेकिन भारत ने पहले ही ये वाज़ेह कर दिया है कि जब तक बम गोले की जो आवाज आएगी या पाकिस्तान की ओर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो बंद नहीं किया जाएगा, तब तक बातचीत मुमकिन नहीं हो सकती। तो ऐसे में अभी हालात ज्यों के त्यों बने रह सकते हैं कुछ दिनों और। जी, अभी रिहायशी इलाकों में क्या कुछ किया गया है इस तरह के हालात से निपटने के लिए या फिर बचने के लिए? राजन, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी मैं आपको बता दूं कि पहले ही हाई अलर्ट घोषित है। खासकर जो सरहदी इलाके हैं वहां पे लोगों को पहले ही हिदायत दी जा चुकी है प्रशासन की ओर से कि वो अपने घरों के भीतर रहें और जब भी इस तरह से शायरिंग और जो शेलिंग होती है तो बाहर ना निकलें। और अगर वो पीछे आ सकते हैं, जो सेफ मकानात हैं, कहीं कम्युनिटी हॉल भी जो प्रशासन के दावे हैं कि उन्होंने ऐसे तैयार रखे हैं कि अगर स्थिति ऐसी बनती है तो लोगों को खाने पीने की जो सुविधाएं हैं और रहने की सुविधा है वहां मुहैया करवाई जा सके। लेकिन अभी जो बंकर की बात है, जो जिस तरह से इन लोगों की जो है लंबित मांग भी है कि बंकर उनको दिए जाएं, हालांकि उसका काम अभी चल रहा है लेकिन अभी उसमें वक्त लग सकता है। तब तक इन लोगों की मुश्किलातों में इजाफा ही देखने को मिल सकता है यहाँ जो सरहदी इलाकों में रहते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन, इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और इसी के साथ क्या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का खैर मकदम करने के बाद रियासत की तमाम सियासती पार्टियों ने इसे लेकर बयान दिया है और इस फैसले का खैर मकदम किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 को लेकर कहा कि ये टेम्परेरी प्रोविजन नहीं है, जिस वजह से इसे हटाना मुमकिन नहीं है। इस पर महबूबा ने ट्वीट किया था
कि ये आर्टिकल सिर्फ जम्मू कश्मीर की इलाकाई हिफाजत ही नहीं करता बल्कि रियासती, मजहबी, सकाफती और इंसानी सालमियत बरकरार रखने में बड़ा किरदार अदा करता है। और साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला ने इसका खैर मकदम करते हुए कह दिया था कि अब हमारी ऑटोनॉमी वापस करो। आइए सुनते हैं रियासत के सियासी जमातें इसे लेकर क्या कुछ कहती हैं। वी वेलकम द सुप्रीम कोर्ट का जो भी आज डिसीजन आया, मैं अपने देश के अपने आईन को मुबारकबाद देता हूं और उन्होंने इसको बरकरार रखा। अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वी वेलकम दिस स्टेप, अप्रिशिएट दिस स्टेप। कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई 370 पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, उसने अभी तो जो रूलिंग दी है वो कोई फाइनल फैसला नहीं है। सभी जानते हैं कि जो आर्टिकल 370 पिछले तकरीबन 70 साल से लागू है वो टेम्पररी प्रोविजन नहीं हो सकता। तो माने कि एक सेटबैक होगा जो रीजनल बीजेपी है जिन्होंने कहा था धारा 370 को खत्म करेंगे। देखिए, 370 कोई खत्म नहीं कर सकता, नारेबाजी हो सकती है, मगर 370 एक ब्रिज है बिटवीन कंट्री एंड स्टेट, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। एक पहलू में ये लिखा है कि स्टेट सेंटर रिलेशनशिप क्या होगी, और स्टेट सेंटर रिलेशनशिप में दैट द स्टेट विल बी गाउंड एज पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को खत्म कर दें फिर रहा क्या? फिर स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रोविजन ना हो तो फिर सेंटर के साथ क्या रिलेशनशिप होगी? हमने पहले ही जो हमारा मौक़िफ़ है वो काफ़ी स्ट्रांग है। हमने पहले से ही कहा 370 इज़ देयर, ये तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एक पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, बीच में ये जब पीडीपी सरकार आई और बीजेपी सरकार आई, इन्होंने इसको स्क्रैप करने की कोशिश की है कई बार। उन्होंने जैसे कि दिल्ली में भी इसको चैलेंज किया गया है, लेकिन हम वेलकम करते हैं। हम जैसे कि ये बेंच ऑफ जस्टिस जो होता है, उन्होंने जो एक इस पे अपना वर्डिक्ट दिया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हकीकत यही है, हकीकत यही थी और हकीकत यही रहेगी कि 370 जो है वो है, उसी तहत जो जम्मू कश्मीर का रिलेशन है वो हिंदुस्तान। बढ़ते हैं आगे। मैदान के अंदर शाहिद आफरीदी की खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाने वाले सचिन तेंदुलकर अब मैदान के बाहर भी आफरीदी को सबक सिखा रहे हैं। कश्मीर में दहशतगर्दों के सबसे नए हमदर्द बनकर उभरे आफरीदी को मास्टर ब्लास्टर ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। कश्मीर पर किए गए शाहिद आफरीदी के ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को आईना दिखाया है। क्रिकेट के बादशाह से पहले भारत के कई क्रिकेटर्स ने शाहिद आफरीदी के ट्वीट का करारा जवाब दिया। अब क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी मैदान में उतर गए हैं। लिटिल मास्टर ने कहा कि हमें किसी बाहरी शख्स से ये सीखने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है। दरअसल दिक्कत शाहिद आफरीदी की नहीं बल्कि उनकी सोहबत की है। कहते हैं कि खराब सोहबत अच्छों को बिगाड़ देती है। शायद यही आफरीदी के साथ भी हो रहा है। जब तक आफरीदी क्रिकेट में रहे तब तक पाकिस्तान से ज्यादातर दूर ही रहे। शायद इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजियों से भी दूर रहे। लेकिन जैसे ही उनका करियर खत्म हुआ वो उसी रंग में रंगने लगे जिसमें पाकिस्तान रंगा हुआ है। असर ये हुआ कि आफरीदी भूल गए कि मिलिटेंट्स और शहीद के बीच क्या फर्क होता है। आफरीदी ने मंगल को हलाक किए गए 12 मिलिटेंट्स को बेकसूर बताते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से भारत के हिस्से वाले कश्मीर में मदाखलत की मांग की थी। आफरीदी की नापाक सोच पर सबसे तगड़ी चोट की है क्रिकेट के भगवान ने। आपको सुनाते हैं कि चैंपियन बल्लेबाज ने आफरीदी की नासमझी पर क्या कहा। On that it's obvious that we have got capable people to manage our country, run our country. No outsider needs to know or tell us what we need to do. So we've got capable people is what I would say. हालांकि भारत से 1947, 1965, 1971 और 1999 में
कारगिल की जंग में जबरदस्त शिकस्त झेलने के बावजूद आम पाकिस्तानियों की तरह आफरीदी की भी गलतफहमी खत्म नहीं हुई है। हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स की खरी खोटी सुनने के बाद भी आफरीदी के होश ठिकाने पर नहीं है। बुध को फिर आफरीदी ने मुंह खोला और एक न्यूज चैनल पर कहा कि पाकिस्तान वहां समोसे और पकौड़े के स्टॉल लगाने के लिए नहीं बैठा है। आप बेवजह इसे बड़ा मसला न बनाएं। आप लोग तो इंसानियत की हदें पार कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि पहले चोरी फिर सीना जोरी, लेकिन मिलिटेंटों को कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे हिंदुस्तानी फौज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि इनका मुकम्मल तौर पर खात्मा न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वहीं जम्मू कश्मीर में शोपियां हमले के बाद शाहिद अफरीदी के साथ पाक पीएम ने जिस तरह कश्मीर मुद्दे पर सियासत करना शुरू की है, उसकी मुल्क के साथ साथ रियासत में भी मजम्मत हुई है। आपको बता दें कि पाक ने कहा कि वो दुनिया में हर जगह कश्मीर मसले को उठाएंगे। साथ ही कश्मीर में मिलिटेंटों पर की गई कार्रवाई की भी पाकिस्तान ने मजम्मत की। इस मसले पर जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने कश्मीरी नौजवानों के इलाज को लेकर पाकिस्तान के दिए बयान की मजम्मत की। वहीं कांग्रेस समेत एनसी ने भी इस मसले की मजम्मत की है। दूसरा, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अपना बलोचिस्तान, सिंध, जो बाकी जो जगह है वहां पर उनकी अपनी क्या हालत है, वो भारत के बारे में सोचना बंद कर दें। कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का ही रहेगा। आपके पास जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो हम संसद में ये पास कर चुके हैं, वो भी उसको वापस लेंगे। बाकी जब हमेशा सर इस तरह के बयान तब आते हैं जब पाकिस्तान की अंदरूनी जो स्थिति होती है वो ठीक नहीं होती। आपको लगता है उसी तरह का एक तरह का बयान है? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। पाकिस्तान अपने अंदर की जो व्यथा है उसको अलग करने के लिए कहीं ना कहीं उस अटेंशन डाइवर्ट करने का प्रयास करता है, भारत पर गोलीबारी करता है या कश्मीर का मुद्दा छेड़ता है। लेकिन वो भी जानता है कि हमने 3 जंगें जो लड़ी हैं उसमें बहुत मुंह की खाई है, तो भारत के साथ लड़ना आसान नहीं। भारत अपने आप में एक सक्षम ताकत है, इसलिए उसको भी समझना चाहिए। इस प्रकार के बयान देने से मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान को। एक अहम मुद्दा और आखिरी सवाल होगा ताज साहब के, अब वज़ारत दाखिला पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया है कि जो स्टूड बेल्टर्स जो जख्मी हुए हैं या जो लोग मारे जाते हैं उनकी मदद के लिए पाकिस्तानी सरकार तैयार है, आप किस तरह से देखते हैं? जुमलाबाजी है और कुछ नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल है, कैसे मदद कर सकते हैं? तो ये जुमले हैं। अब जुमलों को तो आप हमारे यहाँ भी लोग बड़े जुमलाबाजी करते हैं, जी। उन्होंने भी कर दी। तो आफरीदी के ट्वीट को कहाँ पे देखते हैं आप? वो भी जुमलाबाजी है। देखिए, हमारी पार्टी का बार बार हम लोग ये मानते हैं कि दोनों ममालिक अगर हमें अपने रहम करम पे छोड़ देते तो बहुत अच्छा होता। हमने तो पहले से ये कहा कि पाकिस्तान भी अपनी पॉलिटिक्स न करे और हिंदुस्तान भी जो अपने दिल्ली वाले जो दिल्ली में बैठे हैं कि अहमदाबाद में इलेक्शन हो, कश्मीर को इस्तेमाल न करे। उनका वहां पर अपना इलेक्शन है और हमारा नाम न ले। हम तो कह रहे हैं कि हमारा नाम कोई न ले, बिकॉज हम लोग तो फेडअप हो चुके हैं पिछले 30-35 सालों से। लगातार किसी ने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, किसी भी कंट्री को कोई अपनी टीआरपी चाहे तो कश्मीर को यूज करो। कश्मीर तो एक टीआरपी के बदले इस्तेमाल हो रहा है इस टाइम पे। बढ़ते हैं आगे। मिलिटेंट्स के हाथों शहीद हुए लेफ्टिनेंट उमर फयाज की मां को एक बेटा हुआ है। इस खबर को सुनकर मीडिया जिला अस्पताल कुलगाम पहुंच गया, लेकिन उमर फयाज के घर वालों ने मीडिया को कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें अपने हाल पर छोड़ दो। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल उमर अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे, जहां से मिलिटेंट ने उन्हें अगवा कर गोलियां मार दी थी। उमर की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो वहीं गवर्नर एनएन वोहरा ने 2008 में अमरनाथ भूमि आंदोलन के दौरान दर्ज मामले को वापस लेने की हिदायत जारी की है। इसके अलावा गवर्नर ने जम्मू के डिविजनल कमिश्नर और आईजी पुलिस को मामले से जुड़े दूसरे मुआहदों पर अमल आवरी का भी हुक्म दिया है। इस हवाले से गवर्नर ने मुताल्लिका अफसरान से 24 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब की है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता कई बरसों से मुकदमे वापस लेने की मांग की जा रही थी। संगवारों की आम माफी और उन्हें मुआवजा दिए जाने के बाद
बाद इस मुतालबे ने मजीद जोर पकड़ लिया था। इसे लेकर सरकार की काफी तनकीद भी हो चुकी है, लेकिन गवर्नर के इस ऐलान के बाद दर्ज मामलात की वापसी की राह हमवार होगी। ये हिदायत अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के साथ हुई मीटिंग के बाद जारी की गई। सियासी जमातों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। वाज़े जमीन तनाज़े से जुड़ी इस तहरीक में बीजेपी लीडरान थे। इस तहरीक में 12 लोगों की मौत भी हुई थी। दरअसल उस वक्त गवर्नर रूल था, तो उस वक्त जो बाद में एग्रीमेंट्स हुए थे उसमें यह कहा गया था कि जो भी केसेस हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन जो पिछली सरकारें रही उनके द्वारा तो 2014 तक कुछ किया नहीं गया। लेकिन इसके बाद बार बार यही मुद्दा आता था। उसके लिए हमारे जो उस वक्त के हमारे ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी, लीलाकरण जी, या जो लोग इसको लीड कर रहे थे, तो एक बात हमारी भी मीटिंग में आई थी कि कम से कम उनके केस वापस लिए जाने चाहिए, क्योंकि वो जो जिसमें एग्रीमेंट्स हुआ था जब ये एजिटेशन खत्म हुई थी, तो उसी का एक कारण मुझे लगता है हस्तक्षेप नहीं गवर्नर के ध्यान में लाया गया है। देखिए, आखिर माननीय राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि 10 साल के बाद भी वो विवाद वही हैं और वो मामला दर्ज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की इससे बड़ी विफलता क्या है कि जो बहुत ही आंदोलन में सक्रिय रहे। तो ये शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी फेलियर है कि आखिरकार गवर्नर साहब को ये पूछना पड़ रहा है कि जो समझौता हुआ था उसमें अगर ये चीजें शामिल थी तो आज तक ये मामला क्यों नहीं उठाएगी। और जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे उनके केसेस विड्रॉ नहीं किए गए और आखिर में गवर्नर महोदय को इसमें जो है वो हस्तक्षेप करना पड़ा। हम गवर्नर महोदय के इस फैसले का स्वागत करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ एफआईआर वापस ली जाएगी जिन्होंने अमरनाथ जी की लैंड रो के दौरान राष्ट्रीय ध्वज लेके अपने अधिकार की बात की थी और अपने राइट्स के लिए जो है वो उस वक्त लड़ाई लड़ी थी। बढ़ते हैं आगे। जम्मू यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 5 तलबा की मुअत्तली का हुक्म वापस ले लिया है। इस फैसले के साथ ही तलबा तंजीमों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मामला सुलझाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी और तलबा तंजीमों के नुमाइंदों की मीटिंग के बाद तलबा की मुअत्तली का फैसला वापस लिया गया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता माह खराब तर्ज अमल के इल्जाम में डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने 4 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकालने का फैसला किया था, जिससे तलबा नाराज हो गए थे। वहीं डोडा में यूथ कांग्रेस कारकुनान की एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस इंचार्ज राशिद मलिक ने बड़ी तादाद में शामिल हुए डोडा के कारकुनान से बात की और पार्टी को मजबूत बनाने को कहा। राशिद मलिक ने कहा कि बीजेपी 2019 के इलेक्शन के लिए वोटर्स को बांटने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को एकजुट रहकर भाईचारे के साथ काम करने की जरूरत है। तो इस मीटिंग का जो हमारा मकसद है कि जो हमारा संगठन है, जो हमारी यूथ कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मजबूत करना और इसमें हमारी यहाँ की जो लोकल यूथ है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आजकल आप देख रहे हो कि देश में नौजवानों को कितनी प्रॉब्लम्स हैं। बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और 1 लाख नौकरियां भी नहीं दी गई। नौजवान पढ़ाई करते जा रहे हैं और बेकार होते जा रहे हैं। और उसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। वातवान पट्टन के मकामी लोग रेलवे टनल में अंधेरा होने, गंदगी फैले होने और पानी भरे रहने से परेशान हैं। मकामी किसान अपने खेतों पर जाने के लिए इसी टनल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टनल के अंदर लोगों का चलना मुश्किल होता है। मजबूरी में पटरियों के ऊपर चलकर जाना पड़ता है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन रेलवे महकमा टनल के अंदर की साफ सफाई मरम्मत नहीं कर रहा है। मकामी लोग इस मांग को लेकर एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मकामी लोगों ने 7 दिन में टनल की सफाई और मरम्मत नहीं होने पर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन नहीं चलने देने की धमकी दी है। उधर तहसीलदार पट्टन ने मामले को आला अफसरान के सामने रखकर हल करने का यकीन दिलाया है।
ये जो हमारा यहाँ पे ये वटवन एरिया है पटन का, इससे पहले भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, मैं भी खुद गया वहाँ पे, एसडीएम साहब भी गए वहाँ पे, बट वी हैड टॉक टू द रेलवे अथॉरिटीज़ देयर, दे हैड गिवन अस एश्योरेंस दैट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दैट विल बी कंप्लीटेड एंड मेड फंक्शनल फॉर द पर्पस ऑफ द पीपल। बट आपकी वसादत से भी यहाँ पे हमें पता चल रहा है, और कल भी वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है रिगार्डिंग कि वहाँ अभी भी वो काम नहीं हुआ है। आई एश्योर यू कि दैट आई विल टेक अप द मैटर विद द माय डिप्टी कमिश्नर, आई विल टेक अप द मैटर विद द कंसर्न रेलवे अथॉरिटीज एंड आई विल मेक इट श्योर कि ऐसा क्या मसला हुआ कि आफ्टर द एश्योरेंसेज ऑफ द रेलवे अथॉरिटीज दैट इट विल बी कंप्लीटेड, अभी भी ये नहीं कंप्लीट हुआ। मैं आज ही इसका मसला टेकअप कर लूँगा अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से एंड रेलवे अथॉरिटीज़ से, एंड आई होप कि सून जो ये प्रॉब्लम है, जो एक्सीडेंट्स भी होते हैं बिकॉज लोगों को ट्रैक के ऊपर से आना पड़ता है क्योंकि वो जो एरिया है वो सेफ नहीं है फॉर ट्रैवलिंग, तो ये भी हम इनटू कंसिडरेशन रखेंगे एंड आई एश्योर यू आई विल टेक अप द मैटर एंड विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। तो वहीं पट्टन में पिछले 15 साल पहले 2002 में साबिक वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह किया था, लेकिन आज भी इसका काम पूरा न होने के चलते इसे इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका है। ट्रॉमा सेंटर बनाने का मकसद मकामी और आसपास के इलाकों में सड़क हादसों में जख्मी मरीजों का इलाज किया जा सके, इसलिए किया गया है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर के फंक्शनल न होने से जख्मियों को श्रीनगर भेजा जाता है और अक्सर वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। ट्रॉमा सेंटर शुरू होने की 3 बार डेडलाइन दी जा चुकी है, लेकिन आज तक इसका काम पूरा नहीं किया जा सका है। मकामी लोग वजीर आला महबूबा मुफ्ती से इसे लेकर इसे शुरू कराने के लिए अहम कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। ट्रॉमा हॉस्पिटल पटन में जितना भी सिविल वर्क का काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एज पर सिविल वर्क द हॉस्पिटल इज कंप्लीट। रिगार्डिंग जो मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स प्लस जो क्रिएशन ऑफ स्टाफ है उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने मैटर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया है एंड इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि मशीनरी इक्विपमेंट जो भी है वो जल्दी परचेज होके इंस्टॉल हो जाएंगे। रिगार्डिंग जो फेंसिंग का है, फेंसिंग हो रही है, इस टाइम भी हो रही है। जो आपने भी कहा एक बॉटल नेक है, वहाँ किसी हम एक एडिसन लैंड ओनर ने कुछ कोर्ट से स्टे लाया है, वी आर ट्राइंग टू गेट दैट स्टे वैकेटेड, और वो छोटा सा पैच है उससे उतना फर्क नहीं है, बाकी रेस्ट जो भी एरिया है उसमें फेंसिंग का काम चल रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगले 4 दिनों तक जम्मू में अदालती कामकाज ठप रहेंगे। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ऐलान पर वकील 4 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। वकील गैर कानूनी तौर पर जम्मू में रह रहे पनाहगुजीरों की वापसी और कठुआ कत्ल मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं। बड़ी तादाद में वकीलों ने कोर्ट अहाते में अपनी मांग की हिमायत में नारेबाजी की। जिन लोगों के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं उन्हें वकीलों की हड़ताल से काफी परेशानी हो रही है। साफ साफ आर्डर है कि गुज्जर बकरवाल कोई भी जमीन पे जाके बैठ जाए, आपने वहां पे नहीं जाना, चाहे किसी को बंदे को मार भी दे तब भी आपने नहीं जाना। ये सबसे पहला इशू ये था। दूसरा इशू था जो 1 साल से हमारी बार एसोसिएशन है जो उसको लेके चल रही है कि रोहिंग्या जो कि कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से ऊपर है जो जम्मू में आके बसाए हुए हैं, तो वो 20,000 से ऊपर हैं जो जम्मू में बसाए हुए हैं। वो पूरा प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। जैसे कश्मीर को इन्होंने बर्बाद किया, अब जम्मू की बारी है। तो वहीं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से भदरवा में लाइसेंस ट्रायल कैंप का इनेकाद किया गया। कोटली में वाक़ न्यू बस स्टैंड पर लगे कैंप में ट्रायल रन के साथ साथ लोगों को ट्रैफिक ज़ाब्तों की भी जानकारी दी गई। ट्रायल रन के दौरान लोगों की ड्राइविंग का जायजा लेने के लिए डोडा के ARTO जुबैर अहमद खुद भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने ड्राइविंग के वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने को कहा। इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान स्टंट और मोबाइल का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी। ARTO के मुताबिक लाइसेंस जारी करने का अमल आसान बना दिया गया है। ट्रायल रन में कामयाब होने वालों को 2 से 3 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं NSDC के तरबियती प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने की उड़ान की मुहिम पर एक रिपोर्ट। उड़ान स्कीम के फवायद। जम्मू कश्मीर के तलबा को तरबियत याफ्ता बनाना, ट्रेनिंग के बाद रोजगार से जोड़ना, रोजगार हासिल करने में हो रहे तलबा कामयाब। वजारत दाखिला की जानिब से चलाई जा रही उड़ान स्कीम जम्मू कश्मीर के तलबा को बरसरे रोजगार बनाने के लिए अहम रोल अदा कर रही है। आर्टेमिस अस्पताल की डॉक्टर नमिता जग्गी का कहना है
कि इनकी कोशिश यही रहती है कि ट्रेनिंग के साथ साथ तलबा को बेहतरीन नौकरी भी दिलाई जाए। स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के आते हैं, ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं 500 स्टूडेंट्स अभी तक हम ट्रेन कर चुके हैं इन वेरियस फील्ड्स, जैसे नर्सिंग हो गया, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, डेंटल, रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, जो भी आप समझें कि कोई भी डिपार्टमेंट्स जो हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी हैं, उसमें जो ट्रेनिंग चाहिए होता है हम इन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। इनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए पूरा इंतज़ाम इनका है विदाउट कॉस्ट। इनको एक स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ, जिससे कि यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। अबाउट हाफ ऑफ देम हैव बीन प्लेस्ड ऑल्सो इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनके लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। और हम लोग इनको वेरियस डिपार्टमेंट्स में ट्रेन करते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप है इनको देखने के लिए। वी हैव ट्रेनर्स टू टीच देम, वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल जो इनका सारा ध्यान रखते हैं। सो ये प्रोग्राम मेरे हिसाब से बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है। जो तलबा ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो लोग उड़ान स्कीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तलबा के मुताबिक उड़ान स्कीम ने इनकी जिंदगी को हकीकी मकसद दिया है। मुझे बहुत बढ़िया लगा उड़ान ज्वाइन करने के बाद। जैसे कि जम्मू में काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें वहाँ पे नहीं मिली, यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें। बिल्कुल, उन्हें वहाँ से उठ के यहाँ आना चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा। यहाँ पे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे पहले हम बहुत कुछ सीख नहीं पाए थे वहाँ पे जम्मू में, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत कुछ इम्प्रूव भी किया। उड़ान स्कीम से ट्रेनिंग के बाद मिलने वाले रोजगार से न सिर्फ कश्मीरी तलबा में एक यकीन पैदा हो रहा है, बल्कि वो रोजगार को लेकर भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।